चाहे आप एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, चाहे एक मिड कैप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो या फिर चाहे एक स्मॉल कैप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, हर एक टाइप की कंपनी में 3 तरीके के स्टेटमेंट सेम होते हैं। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जब भी कोई भी नया इन्वेस्टर जब फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखता है, नई-नई कंपनियों के बारे में एनालिसिस करता है, तो वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देता है जो कि है इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो ज़्यादातर लोग, ना ही सिर्फ बिगिनर बट काफ़ी ज़्यादा टेन्योर्ड या फिर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग भी एक स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। अभी इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे कि बैलेंस शीट में क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी कैसे बैलेंस होती है, क्या-क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी चाहिए और कैसे हम लोग को बैलेंस शीट को रीड करके समझना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली कंपनी में चल क्या रहा है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और ये फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर पिछले हफ्ते डाल रखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा या क्या चीज़ का इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। चलिए स्क्रीन की तरफ। तो देखो, आपके सामने ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैंने ये बैलेंस शीट यहाँ पर ओपन करके रखा है। अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये जो भी मैं आपको रिलायंस का मैं चार्ट बता रहा हूँ या जो बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय या ट्रेड, बाय या सेल कुछ भी हम आपको ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दे रहा हूँ या इन्वेस्टिंग सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट यूज़ करी है, ये स्क्रीनर वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। मैंने स्क्रीनर यूज़ करा है क्योंकि मुझे यूजुअली स्क्रीनर वेबसाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मतलब समझ में आता है, मुझे ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगता है। ठीक है? अभी यहाँ पर ना 2 चीज़ होती है, पहले हम लोग बैलेंस शीट का सबसे पहले बेसिक समझते हैं, फिर बाकी ये सब जो-जो यहाँ पर लिखा है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है? अभी देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है कंसोलिडेटेड फिगर्स और यहाँ पर लिखा है व्यू स्टैंड अलोन। तो अभी कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में फ़र्क क्या है? अभी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो अभी-अभी मार्केट में कदम रख रहा है और उसको अभी-अभी थोड़े बहुत फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की सोच रहा है। बाय द वे, आप में से अगर कोई व्यूअर है जिसको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, सिर्फ ट्रेडिंग ही करना है, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी एक सीरीज बनाई है, ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज भी आप देख सकते हो। ठीक है? अभी देखो, कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन फिगर में क्या फ़र्क होता है? देखो, जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है? अभी रिलायंस इंडस्ट्री के मान लो दुनिया भर में जितने भी वो लोग के ब्रांचेज़ या जो भी वो लोग के रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी और कंपनीज़ आती है, जियो हो गया, आजियो हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, वो सब जो भी है वो सब सारी कंपनियों का एक कंसोलिडेटेड फिगर आता है कि मान लो जियो से 300 करोड़ का प्रॉफ़िट या लॉस हुआ, आजियो से 200 करोड़ का प्रॉफ़िट या लॉस हुआ, 500 करोड़ का रिलायंस स्मार्ट से हो गया, तो टोटल सबका 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया मोटा-मोटी। ये हो गया कंसोलिडेटेड फिगर, यानी कि पूरी जो ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनी है, वो सारी कंपनियों का आपने एक ही इसमें जोड़ लिया है। अगर मुझे स्टैंड अलोन समझना है, तो स्टैंड अलोन क्या होता है? अगर जैसे मुझे जियो का सिर्फ़ समझना है, तो अगर मान लो मुझे जियो का डेटा सिर्फ़ निकालना है, ठीक है? तो मैं जियो का स्टैंड अलोन फिगर देखूँगा और यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड। तो अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड में मुझे क्या दिख रहा है? कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, मान लो, ठीक है? लेकिन उसके अंदर जियो का प्रॉफ़िट सिर्फ़ 200 करोड़ का था। तो जियो के अगर मैं स्टैंड अलोन वाली अगर क्या कहते हैं बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट जो भी देखूँगा, तो उसके अंदर मुझे 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जियो का डेटा देख रहा हूँ, ना कि पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। स्टैंड अलोन में सिर्फ आप एक ही जो जिस भी सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री को आप देखते हो, सिर्फ वो उसका डेटा आपको दिखेगा। कंसोलिडेटेड में आपको पूरे इंडस्ट्री का आपको डेटा दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग को फर्क समझ गया। ठीक है, अभी मैं इसको कंसोलिडेटेड ही रख रहा हूँ क्योंकि अगेन वो आप जैसे देखना चाहोगे जो भी कंपनी के बारे में वैसे देख सकते हो। आप उसको सिर्फ इधर क्लिक करोगे तो स्टैंड अलोन हो जाएगा, वापस क्लिक करोगे तो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको बैलेंस शीट में क्या दिखता है? बैलेंस शीट में आपको मोटा-मोटी 3 चीज़ें दिखती है। पहला होता है इक्विटी कैपिटल, फिर होता है लायबिलिटी और फिर होता है एसेट्स। ठीक है? ये चीज़ हमेशा होती है। अभी ये लोग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप में से कॉलेज में लोगों ने पढ़ा होगा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है? एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और इक्विटी के एकदम इक्वली होना चाहिए, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो इसके लिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं, यानी कि एसेट्स
और लायबिलिटी प्लस इक्विटी तो दोनों एक साथ दोनों का बैलेंस है। कोई भी एक कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा है तो हम लोग को समझना चाहिए कि बाकी का वो जो पैसा जो कम ज़्यादा है वो कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो वहाँ पर टैली की कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अभी आपको बैलेंस शीट में और क्या दिखता है, देखो आपको ऐसा बैलेंस शीट में हर साल आप देखोगे तो ऐसे 2-2 बैलेंस शीट दिखेंगे। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और इनकम स्टेटमेंट हो गया, वो साल में 4 बार रिलीज़ होता है और फिर एक एनुअली रिलीज़ होता है। टोटल 5 बार आपको डेटा आता है। लेकिन बैलेंस शीट होता है वो आपको साल में 2 बार मिलता है, 6 महीने में फिर उसके बाद 6 महीने में, ठीक है? तो वैसे आपको दिखता है यहाँ पर, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हर साल का डेटा है, यहाँ पर मेरे पास हर साल का यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ पर अब मुझे क्या देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वो हम लोग बाद बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में इतनी सारी चीज़ें हैं, ये लोग को समझते हैं कि भाई इनमें से कौन-सी चीज़ें देखनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए और कौन-सी चीज़ों का मतलब क्या होता है। क्योंकि देखो आप नंबर तो देख लोगे कौन से नंबर बढ़ रहे हैं, कौन से नंबर घट रहे हैं, लेकिन वो नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं, उस नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आपको वो ही नहीं पता है तो फिर आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसके लिए नंबर्स के पीछे का लॉजिक समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्विटी कैपिटल, ठीक है? इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का कितना पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रुपीज़ करोड़ में है, ठीक है? यहाँ पर बता दूँ, तो यहाँ पर 2015 में इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल लगा हुआ था वो यहाँ यहाँ था 2950 करोड़ के आसपास। अभी 2026 में यहाँ पर 13,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स का कैपिटल है। तो मोटा-मोटी यहाँ से 4 गुना कंपनी के इन्वेस्टर्स लोग बढ़ गए या उन लोग का जो अमाउंट का जो पैसा डाला है, वो पैसा कम कम से कम 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टर हो गए, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े या नहीं बढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे या जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग का मिला के 2015 से 2026 तक पिछले 11-12 साल में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा डाला है, वो 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिजर्व्स, अब ये रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स, इसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड इनकम, ठीक है? इसका एक और एक नाम होता है रिटेन्ड इनकम। अभी ये क्या होता है देखो, यूजुअली कंपनीज़ क्या करती है, या तो वो एक्सपांड करती है या तो फिर डिविडेंड में पैसे बाँट देती है। कुछ कंपनीज़ क्या करती है, वो डिविडेंड में पैसे नहीं बाँटती, तो वो लोग अपने पास पैसे रखते हैं ताकि वो उसका एक्सपांशन कर सके और उसके बाद कंपनी में किधर कुछ वो लोग का लोन वो सब रहेगा, वो सब वो लोग कम कर सके। तो एक्सपांशन के लिए यूजुअली कंपनी अपना रिज़र्व्स हमेशा बचा के रखती है। और रिजर्व्स से ही हम लोग को बोरोविंग समझ में आएगी, जो मैं 2 मिनट में डिस्कस करूँगा। तो रिजर्व्स का सिंपल सा मतलब है, अभी कंपनी के अकाउंट में, ठीक है, कंपनी के पास ये इतना पैसा बचा हुआ है। मतलब जितना भी कंपनी ने 2026 में सेल करा होगा, जो भी करा रहेगा, कंपनी के पास अभी 8,90,000 करोड़ ये पैसा कंपनी के अकाउंट में है। ठीक है, अकाउंट में इन द सेंस कंपनी के पास है बेसिकली। ठीक है, अभी इसी का नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का सिंपल मतलब होता है कर्ज। ठीक है, यानी कि आपने कितना लोन लिया है। तो अभी कंपनी के पास लोन कितना है, 4,00,000 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझते हैं कि कंपनी यहाँ पर सिर्फ रिजर्व्स और बोरिंग के हिसाब से समझेंगे तो कंपनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। ठीक है, अगेन बाय या सेल रिकमेंडेशन है, जस्ट आप सोचो कि क्या यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है। मान लो आपके पास 9 लाख रुपए अब भी जेब में पड़े और आपके पास 4 लाख रुपए का कर्ज है। तो क्या आप ये लोन रातों-रात नहीं चुका सकते? आराम से चुका सकते हो, ठीक है? तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास जेब में 4 लाख है और आपका 9 लाख का कर्ज है। अगर वो है तो फिर वो सोचने वाली बात है ना कि वहाँ पर आपने आपका जो फाइनेंस है उसको अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर आपका इनकम ज़्यादा है और लोन उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ गड़बड़ाया नहीं होगा। ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं इधर, ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बोरोविंग्स के बाजू में ना एक प्लस का आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर काफ़ी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग को 2-3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या फ़र्क होता है? देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि 12 महीने के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि 12 महीने के नीचे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये 4 लाख 4 लाख करोड़ में से 2700 मतलब 2,70,000 करोड़ वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, यानी कि अभी इस कंपनी को जो पैसे चुकाने हैं वो 12 महीने बाद चुकाने हैं। कुछ पैसे ऐसे रहेंगे जो 5 साल बाद, 10 साल बाद, इनफैक्ट 15 साल बाद चुकाने रहेंगे। लेकिन ये जो 1 लाख करोड़ है वो इनको 12 महीने के अंदर चुकाने हैं। तो इसके अंदर भी अच्छी बात क्या हो गई, अभी मेरे पास 9 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर कितना पैसा देना है? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी कि जो बाकी के ढाई 3 लाख रुपए पड़े हैं,
वो मैं आराम से दे सकता हूँ 2-3 साल, जितने भी साल का मैंने लोन लिया है बैंक से, वो मैं आराम से उनको 2-3-4 साल बाद दे सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग को समझ में आता है बैलेंस शीट के रिजर्व्स और बोरोइंग्स को देख के, ठीक है। आई होप गाइस अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और सारे वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर समझते हैं लायबिलिटीज़, ठीक है। अदर लायबिलिटीज़ वो सब क्या होता है? देखो अदर लायबिलिटीज़ में क्या होता है? देखो लायबिलिटीज़ का सिंपल सा मतलब क्या होता है? पहले हम लोग समझते हैं एसेट्स का मतलब, फिर होता है लायबिलिटीज़ का मतलब। एसेट्स क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे आप पैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, ठीक है। ये लैपटॉप मेरे लिए कहीं न कहीं एक एसेट है, क्यों? क्योंकि इससे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इवेंचुअली मैं इससे पैसे कमाऊँगा, तो ये अभी मेरे लिए एसेट है। लायबिलिटी क्या होगा कि मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी है, लेकिन वो मेरे जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अगर मैंने खुद के लिए पर्सनली कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है? जिससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब मैं ऑफ़िस भी उससे नहीं जा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ़ शो ऑफ के लिए खरीदा है वो गाड़ी अगर, मैंने वो गाड़ी खरीदा है, बट मुझे उसका हर महीने का ईएमआई देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, पेट्रोल भराना पड़ता है, ठीक है? मैं इधर-उधर घूम लेता हूँ, बट वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि उस वो गाड़ी मेरे जेब से पैसा निकाल रही है, मेरे जेब में पैसा डाल नहीं रही है, ठीक है? एसेट्स और लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये समझना है कि क्या ये चीज़ आपके जेब में पैसे डाल रही है, तो वो एसेट है। अगर आपके जेब से पैसे निकाल रही है, यानी कि वो लायबिलिटी है। यहीं पर अगर हम लोग उसी सिचुएशन को उल्टा कर ले रहे, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और अगर मैंने वो गाड़ी ली होती, ठीक है? जो भी गाड़ी, मतलब मान लो मैंने लिया, वैसे तो मैंने ली नहीं है, बट अगर मान लो मैंने ली है गाड़ी, ठीक है? तो वही गाड़ी मेरे लिए अभी एसेट बन जाएगी, क्यों? क्योंकि उसी गाड़ी से मैं कस्टमर्स आएँगे मेरे पास, तो मैं उनको जो भी है उनका ट्रिप-विप जो भी होगा, तो उसके बाद मुझे उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। तो जहाँ पर जो भी मेरा ईएमआई सब जो मुझे अपनी जेब से डालना पड़ रहा है, वो मेरी गाड़ी से जो पैसे जो आ रहे हैं, मैं उससे ही रिकवर कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कंपनीज़ की भी अलग-अलग लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक कुछ अलग-अलग लायबिलिटीज़ यहाँ पर दिखा है, जैसे ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स बहुत इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लायबिलिटीज़ होती है, जिसको हम लोग जैसे मान लो कि मैंने किसी सप्लायर से माल लिया, मैं कुछ बिज़नेस करता हूँ, मान लो जैसे टी-शर्ट का बिज़नेस करता हूँ, ये टी-शर्ट है, मेरे को इसके ऊपर अपना इमर्जिंग बुल्स वाला लोगो प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने रॉ मटेरियल लिया, एक व्हाइट प्लेन टी-शर्ट लिया, एक सप्लायर से मान लो ₹50 का मुझे टी-शर्ट पड़ा, ठीक है? लेकिन मैंने उससे क्या करा, मैंने उससे 10,000 टी-शर्ट ले लिए, ₹5,00,000 जो मुझे उसको देना है, लेकिन मैंने उसको कहा कि भाई मैं तुझे अभी नहीं दूँगा, जैसे ही मेरा ये माल बिक जाएगा, तो मैं तुझे दे दूँगा। तो अभी क्या हो गया, मुझे उस बंदे को ₹5,00,000 देने हैं। अभी वो बंदा तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो मेरे लिए ज़माने भर रुक जाएगा, ठीक है? वो बोलेगा ठीक है, एक काम कर, 45 दिन देता हूँ, 45 दिन में तू मेरे को ये पैसे वापस दे देना, ठीक है? तो अभी 45 दिन बाद मेरे ये जो 10,000 टी-शर्ट है वो बिके या ना बिके, मुझे वो पैसे उसको देने हैं। तो अभी मेरे ऊपर क्या हो गया, 5 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई कि मुझे उसको पैसे देने हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है? ट्रेड यानी कि जो आपका ट्रांज़ैक्शन होता है उसको हम लोग ट्रेड कह दिए, पेएबल्स यानी कि मुझे उसको पे करना है, वो हो गया ट्रेड पेएबल्स। इसी का उल्टा होता है ट्रेड रिसीवेबल, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया? और भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ वो सब होती है जो हम लोग बाद में इन फ्यूचर वाले वीडियोज़ में डिस्कस और करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कंपनी के पास लायबिलिटीज़ है। अभी आप यहाँ पर देखोगे कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है? 1 सेकंड ना, इसको मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ ये इतनी है 2177546। अभी आप नीचे देखोगे तो इसके एसेट्स भी उतने ही है। जैसा कि मैंने कहा लायबिलिटीज़ और एसेट्स, और बैलेंस शीट में एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होना चाहिए, ठीक है? अभी देखो लायबिलिटीज़ तो समझ में आ गया कि मुझे अपने सप्लायर को पैसा देना है, मैंने जो लोन लिया है मुझे वो सब पैसे देने हैं, ठीक है? लेकिन एसेट्स एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी क्यों होता है? इक्विटी तो कंपनी का पैसा हो गया ना, तो वो लायबिलिटी कैसे होगा? बहुत लोगों को ये ही कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन देखो इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। इसको ना हम लोग को इस तरीके से समझना चाहिए कि कल को, ठीक है, कोई भी कंपनी, ज़रूरी नहीं ये कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी अगर वो कंपनी को बंद हो गई, समझो मान लो कुछ भी उसका नुकसान हो गया, कंपनी को अगर बंद करना पड़े तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेच देंगे, तो उससे लोन्स निकल जाएँगे, जो भी कर्ज़ा होगा, जो भी सप्लायर के पैसे रहेंगे, वो सारे लोन निकल जाएँगे। लेकिन जब तक कंपनी चल रही थी, तब तक लोगों ने तो इन्वेस्ट करा था ना उसके अंदर, मैंने इन्वेस्ट करा, आपने इन्वेस्ट करा, जो कंपनी के शेयर होल्डर, बाकी दूसरे शेयर होल्डर रहेंगे, वो लोग ने तो इन्वेस्ट करा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग को नुकसान हो जाएगा। तो क्या होएगा, एसेट्स अगर बिक जाएँगे सारे, फिर लोन्स और ये सब देने के बाद, जो भी पैसा बचेगा वो हर एक शेयर होल्डर को पैसे वापस मिलने चाहिए। लॉजिकली ये चीज़ होना चाहिए। इसलिए हमेशा एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी कैपिटल, यानी कि शेयर होल्डर का कैपिटल। क्योंकि देखो, वो पैसा
कंपनी ने खुद से तो नहीं लाया, वो पैसे तो शेयर होल्डर ने दिए ना। जैसे अभी मान लो मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ₹500, तो मैं उस कंपनी का मालिक तो नहीं हूँ, ठीक है? भले से मैं एक शेयर होल्डर हूँ, बट मेरा फ्रैक्शन 0.0001% कुछ जो भी रहेगा। तो अगर कल को कंपनी डूब जाती तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा मेरे ₹500 मैं भूल जाऊँगा, नहीं। मैं तो बोलूँगा ना कि भाई एटलीस्ट मैंने ₹500 इन्वेस्ट करे, तो तुम लोग मुझे उतने पैसे वापस दे दो। तो वो चीज़ होता है। तो इसके लिए इक्विटी कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है, और लायबिलिटी यानी कि जो मैंने कर्ज़ लिया है या जो मुझे किसी और को पैसे देने हैं, वो इज़ इक्वल टू एसेट होना चाहिए। यानी कि जितना मैं पैसे कमा रहा हूँ वो हमेशा मैच होना चाहिए। एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो बैलेंस शीट समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तो ये तो समझ गए कि भाई कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ क्या होती है, इक्विटी कैपिटल का कैसे होता है। बट एसेट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। एसेट्स क्या-क्या होते हैं? देखो, मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखो इस कंपनी के ऊपर कितने सारे एसेट्स हैं। एसेट्स क्या-क्या हो सकते हैं कंपनी के पास? लैंड हो सकता है, कोई ज़मीन खरीदे, ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। प्लांट मशीनरीज़, क्योंकि जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसा कि मैं टी-शर्ट मान लो टी-शर्ट बना रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे प्रिंटिंग करना है, तो जो प्रिंटिंग मशीन आती है वो मेरे लिए एसेट होगा। तो वो जो मैंने खरीदा है, उसके ऊपर जितना भी पैसा डाला है तो वो मेरे लिए एसेट है ना, तो मेरा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर सब हो गया, मुझे ऑफिस में बैठने के लिए जगह चाहिए, टेबल है, चेयर, ये सब मेरे लिए एसेट हो गया। क्योंकि अगर मैं अच्छे से काम करने मुझे अगर अच्छे से काम करना है तो मुझे अच्छा इक्विपमेंट चलेगा, एटलीस्ट बेसिक इक्विपमेंट चाहिए रहेगा, टेबल चेयर वो सब। तो वो सब एसेट्स हो गया, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स, देखो अभी दो तरीके की चीज होती है, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखो, ये पेन है, इसको मैं छू सकता हूँ, इसको मैं फील कर सकता हूँ। ये होता है टैंजिबल एसेट, जिसको हम लोग आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, बट उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी का लोगो, ट्रेडमार्क्स, ये सब होते हैं इनटैंजिबल एसेट। जैसे मेरा कंपनी का, अभी जब देखोगे, जैसे मेरे चैनल का नाम इमर्जिंग बुल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमर्जिंग बुल्स जो है, ये मेरे लिए वो इनटैंजिबल एसेट्स है, ठीक है। कल को अगर मेरा यूट्यूब का चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, अगर उससे अच्छा ग्रो कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं मेरा जो चैनल का रेपुटेशन है वो उतना बढ़ेगा, तो उससे मुझे स्पॉन्सरशिप या जो भी वो सब मिलेगा, है ना। तो वो मेरे लिए इनटैंजिबल एसेट्स हो गया। ये फिजिकली तो है नहीं, इमर्जिंग बुल्स को ऐसा टच तो नहीं कर सकता हूँ मैं, उसको ऐसा कुछ कर तो नहीं सकता हूँ। बट बाकी सब चीज़ें, जैसे लैपटॉप हो गया, ये मेरा पेन हो गया, ये सब टैंजिबल एसेट्स है मेरे लिए। बाकी जो मेरा लोगो है कंपनी का, या जो मेरा ट्रेडमार्क जो भी होगा, वो सब मेरा इनटैंजिबल एसेट्स होगा। तो ऐसे चीज़ें हम लोग समझते हैं कि टैंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। काफ़ी लोगों को सिर्फ यही लगता है कि भाई जो कंपनी का जो ज़मीन है वही उसका एसेट है, उसके अलावा और कुछ एसेट्स नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं कंपनी के पास, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। अभी यहाँ पर कंपनी का टोटल इतना यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 1 मिनट में इसको वापस ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, यहाँ पर 1,124,795 करोड़ के फिक्स्ड एसेट। अभी फिक्स्ड एसेट यानी कि ये टोटल इतने एसेट्स है, मतलब ये यहाँ पर फिक्स्ड है, अभी ये कंपनी का है। अभी इसके अंदर एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, CWIP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सिंपल सा मतलब, देखो सिंपल सा मतलब बताता हूँ मैं आपको, कि कैपिटल का मतलब क्या क्या? पैसा। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम चल रहा है। अभी पैसे का काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? देखो, मान लो मेरी एक दुकान है, ठीक है। मैंने वो दुकान पे पहले मैंने उस दुकान को अच्छा खासा बड़ा किया, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा उसका स्पेस बढ़ाया, मैंने अच्छे फर्नीचर्स लगाए, उस दुकान को एकदम थोड़ा एकदम अच्छा एक मॉडर्न शॉप जैसा मैंने बना दिया। मान लो कोई भी दुकान है मेरी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक दुकान में मेरे 100 कस्टमर आते हैं दिन में, लेकिन मेरा लिमिट लिमिट उतना ही 100 कस्टमर का ही है। तो मेरे पास फिर ऑप्शन क्या रहेगा, कि या तो मैं दुकान में कुछ ऐसा करूँ जहाँ पर 100 से या ज़्यादा कस्टमर आए, ठीक है। या तो फिर मैं एक नई शॉप खोल लूँ कोई दूसरे लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो कैपिटल है, अपना जो पैसा है, वो किधर और लगाऊंगा, यानी कि उसका वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, तो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यही आपको बताता है कि कंपनी कितना एक्सपांड कर रही है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, या तो एक नए लोकेशन में आपका अपना प्लांट डाल रही है, कोई मशीनरी ले रही है, किधर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, कुछ भी हो सकता है। उस कैपिटल को बेसिकली वो लोग यूज कर रहे हैं एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, कंपनी को फायदा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, जहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर मेरी एक दुकान थी, वहाँ पर 100 कस्टमर आ रहे थे, दूसरी दुकान में और 100 कस्टमर आएंगे। 100 नहीं है, अगर मान लो स्टार्टिंग में 50 से 80 कस्टमर है, तो भी जितना मैं पहले कमा रहा था उससे तो मैं ज़्यादा ही कमाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरी दुकान का जो भी रेंट वेंट रहेगा वो सब भी जाएगा, बट इवेंचुअली फिर उधर भी अगर मैं सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँ और थोड़ा मैं अगर मार्केट को समझूँ, तो वहाँ पर भी 100 कस्टमर आ सकते हैं, तो मोटा मोटी फिर मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा, ठीक है।
तो वो चीज़ वैसे हम लोग को समझ में आता है। लेकिन यही चीज़ एक ड्रॉबैक भी कर सकती है, कैसे बताता हूँ? अभी अगर मैंने नई दुकान नई लोकेशन पे डाल दिया, लेकिन अगर उधर की ऑडियंस, उधर का जो लोग हैं, वो लोग को अगर मेरा सामान ही नहीं खरीदना है तो, ठीक है? तो वो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए एकदम ज़्यादा भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो, यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पर देखो, 2015 में 1,66,000 करोड़ के आसपास था। अभी यहाँ पर 2,37,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि मोटा-मोटी 50% के आसपास बढ़ गया है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, 10-11 साल के अंदर यहाँ पर इतना में मेंटेन ही करा है। और आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ ये साल 2017 में थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और वो भी वो टाइम पे मुझे लगता है क्योंकि वो टाइम पे जियो एक्सपांड हो रहा था, जियो की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पर CWIP इतना ज़्यादा था। बट उसके बाद आप देखोगे तो 1 लाख करोड़, 125 करोड़ वैसा ही चल रहा है, 172 करोड़, वो तो उसके आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर 2024 में भी अच्छा खासा एक्सपांशन हुआ था, बट ये अभी ऑब्वियसली आप कंपनी के जो आप कॉन कॉल सब सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए ये हुआ था। अभी कॉन कॉल उस सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ये जो सीरीज़ है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक अच्छी खासी फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज बन रही है। तो जो भी बिगिनर है, जिसको भी नहीं पता है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर पता है लेकिन अच्छे से समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे आप और मैं इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में हो गया, स्टॉक्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, FD RD जो भी, वैसे ही कंपनी में तो इन्वेस्ट करेगी ना। अभी देखो, अगर मान लो मेरी एक दुकान है, सेम एग्जांपल, 100 कस्टमर आते हैं, मेरा जो भी, मेरे सप्लायर को मान लो, दिन का मेरा 1 लाख रुपए का धंधा है, ठीक है? मेरा सप्लायर को मैं 50,000 दे रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ लोग का सब पगार वगार देके, मेरा खुद का एक्सपेंस सब निकल के मेरे पास मोटा मोटी 30,000 रुपये गले में बैठ रहा है, प्रॉफिट, ठीक है? अभी इसके अंदर मैं दो चीज़ कर सकता हूँ कि प्रॉफिट को ऐसे ही रखे रहने दूँ बैंक में, ठीक है? या तो दूसरा मैं सोचूँ कि एक काम करता हूँ, इसमें से 15,000 बैंक में रखता हूँ, कभी कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो एटलीस्ट मेरे पास लिक्विड कैश रहेगा। बाकी 15,000 ना मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अगेन वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, FD करा के रख सकता हूँ, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकता हूँ। वो सारे मेरे इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कोई जो दूसरी कंपनी है उसके अंदर, अगर मान लो मेरे एक दोस्त है जो मुझे बोल रहा है कि यार मैं भी एक दुकान खोल रहा हूँ, मुझे पार्टनरशिप के लिए हेल्प करेगा क्या, तू मुझे हर महीने 15,000 देगा, तो मैं तुझे 5% हिस्सेदारी दे दूंगा। तो मैं वो ऐसे कर सकता हूँ। तो कंपनीज भी ना वैसे इन्वेस्ट करती है, जहाँ पर भी वो लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई अच्छा कंपनी को ये लोग को अक्वायर करना है, इन फ्यूचर भी अगर अक्वायर करना है, शायद अब भी अक्वायर नहीं करना है, बट वो लोग को लगता है कि ये कंपनी हम लोग को अब आने वाले 3 साल बाद या 5 साल बाद हम लोग इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो लोग धीरे 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 दूसरी कंपनी के अंदर स्टेक्स बनाते रहते हैं। तो वे उन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? अभी ये सब क्या हो गया, अगेन इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आ रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी आपका पैसा गया है लेकिन इवेंचुअली उससे पैसा आएगा। फिक्स्ड एसेट, अगेन लैंड आपने खरीदी है, बिल्डिंग आपने खरीदी है, आपका जो मटेरियल जो सब है वो सब से आपको पैसा आ रहा है, क्योंकि उससे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये सब हो गया आपका, ठीक है? फिर यहाँ पर आता है आपका अदर एसेट्स, ठीक है? अभी अदर एसेट्स में क्या हो गया, अदर एसेट्स में आता है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी कि आपका माल। अभी जैसे मैंने बताया 10,000 मेरे पास टी शर्ट है, मैंने अपने सप्लायर से पैसे लिए, और उसके बाद मैंने ये 10,000 क्या बोलते हैं इसके ऊपर अपना लोगो बना के मैं बेच रहा हूँ। मान लो इसमें से 5,000 मेरे बिक गए, अभी 5,000 जो बचे तो वो मेरा इन्वेंट्री होगा, वो मेरे पास बचा हुआ माल है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो बिकेगा ना, शायद वो 45 दिन में ना बिके, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बिक जाएगा, लेकिन वो मेरे लिए फिर भी एसेट ही है, मैंने बना के उसको रख दिया हो, अभी वो कभी ना कभी बिक जाएगा, तो वो मेरा इन्वेंट्री हो गया, मेरा एसेट हो गया। वहीं पर दूसरा जो मैंने बताया था मालूम है कि ट्रेड पेएबल्स का उल्टा होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ये वही चीज़ है। अभी इसके अंदर क्या है, देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि मैंने सप्लायर से माल लिया, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं तुझे 45 दिन में पैसे दे रहा हूँ, तो वो हो गया मेरा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, अभी जैसे मान लो कि मेरी जो दुकान है, तो मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टली मैं ग्राहक को नहीं बेच रहा हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर को बेच रहा हूँ, और फिर रिटेलर जाके कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है? तो मैंने इस बंदे से, मैं अपने सप्लायर से मैंने 50 रुपये में शर्ट लिया, मैंने उसको प्रिंट विंट करा, मान लो मैंने 200 रुपये में रिटेलर को बेच दिया, ठीक है? अभी रिटेलर उसको कितने में कस्टमर को बेच रहा है वो उसका लुकआउट है, बट मैंने 200 रुपये में बेच दिया। तो अभी वो रिटेलर भी क्या करेगा, बोलेगा भाई देख, मैंने तुझसे 10,000 शर्ट लिए, मान लो उसने 5,000 लिया, 5,000 किसी और ने लिए, बोले भाई देख मैंने तुझसे 5,000 शर्ट लिया, अब ये 5,000 तो आज के एक दिन में बिक नहीं जाएंगे, इमर्जिंग बुल्स को इतना ज़्यादा फेमस तो है नहीं, है ना? तो बोले 5,000 शर्ट एक दिन में तो बिक नहीं जाएंगे, मैं तुझे कुछ दिन बाद पैसे देता हूँ। तो मैं बोलूँगा चल ठीक है, मैं बोलूँगा अरे भाई वो सप्लायर को मुझे 45 दिन में पैसे दे, तो एक काम कर मुझे 45 दिन में पैसे दे दे,
तो बोलेगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे पता है कि मुझे उस बंदे से पैसे रिटर्न आने वाले हैं, तो वो हो गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स। अगेन ट्रेड यानी कि जो ट्रांज़ैक्शन हुआ, रिसीवेबल्स यानी कि मुझे उसको उससे रिसीव करना है। एक होता है ट्रेड पेएबल्स यानी कि मुझे पैसे देने हैं, वो मेरा बाहर जाएगा, वो हो गया लायबिलिटी, क्यों? मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं। एक होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, वो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, यानी कि हो गया एसेट। ठीक है? ऐसे समझना है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स। काफ़ी लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एसेट्स और लायबिलिटी आई होप आप लोगों को समझा होगा। ठीक है? फिर बाकी ये सब एसेट्स यानी कि वही कैश कितना पड़ा हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मैंने किसी को कुछ लोन दिया है, ठीक है? मान लो जैसे मैं जो दोस्त के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला भाई तू मुझे 10% पे लोन देगा क्या, 2 लाख रुपया? पहले मैंने अपने दुकान से लोन दे दिया तेरे को 2 लाख रुपया, अभी तू मुझे हर महीने 10% पे पैसे वापस दे। तो वो मैंने लोन दिया, वो मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है बैलेंस शीट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बैलेंस शीट रीड करना, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं कि इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप अगली बार कोई भी कंपनी आप इन्वेस्ट करो करने का सोचोगे, तो आप बिगिनर ट्रेडर की तरह या एक नूब इन्वेस्टर की तरह आप एनालिसिस नहीं करोगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ नहीं पढ़ोगे, आप साथ ही साथ बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी पढ़ोगे। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।